सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि बल्ले का निशान एक बार फिर तहरीक इंसाफ से छिन गया है। पेशावर हाई कोर्ट का महफूज फैसला क्या आया, तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका लग गया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान की बहाली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर जस्टिस मोहम्मद एजाज खान ने महफूज फैसला सुनाते हुए हुक्म इम्तना वापस ले लिया, जिसके बाद पीटीआई अपने इंतखाबी निशान बल्ले और बैरिस्टर गौहर खान पार्टी चेयरमैनशिप से महरूम हो गए हैं। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए इसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया था, जिस पर पीटीआई ने अदालत से रुजू किया और 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस फैसले के खिलाफ 30 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी की दरखास्त दायर की, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ सुने बगैर पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना जारी करने पर एतराज़ किया था। इस दरखास्त को मंजूर करते हुए अदालत ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि हालात कैसे भी हों, तहरीक इंसाफ इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेगी। आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। साथ ही साथ गौहर खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का भी इंदिया दिया। लेकिन हकीकत यह है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पीटीआई के लिए बड़ा धचका है, क्योंकि इंतखाबी निशान छिन जाने से इसे सिर्फ इंतखाबात में ही नुकसान का अंदेशा नहीं बल्कि वो मखसूस नशिस्तों से भी महरूम होगी। अब तहरीक इंसाफ की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट से बल्ला वापस मिलता है या नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत भी हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। कमरा अदालत में क्या हुआ, क्या इस मामले में भी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल सकता है या नहीं, इसी से आगाज़ करेंगे। मुस्लिम यून के रहनुमा डॉक्टर असद अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, इसमें अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवा सकती है? तहरीक इंसाफ के लोगों की पकड़ धकड़ तो जारी है। आज भी हमने देखा कि एक और इनकी रहनुमा जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हो रहा है। बताएं तो सही कि कहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रहा। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि कोई दहशतगर्दी में या 9 मई के या कोई दूसरे हिनिस क्राइम में लोग हैं या डिफ़ॉल्टर हैं या मफरूर हैं या दहशतगर्दी की कोर्ट्स में उनके खिलाफ मुख्तलिफ पर्चे हैं, तो फिर तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन इसके अलावा आप देखें कि जहाँ कागजात नामजदगी है, देखिए इन सबको पता था कि इलेक्शन होना है, बार बार होना है, तो इनको चाहिए था कि अपने ये मामला पहले ठीक कर लेते। किसी किस्म की भी अगर किसी की कोई चीज़ ऐसी है जो नॉमिनेशन पेपर्स में उसकी 62 और 63 में 62 जो है वो एलिजिबिलिटी और 63 जो है वो इनएलिजिबिलिटी है, तो उसके तहत हर शख्स को पता था कि उसके कहाँ पे खड़ा है। तो इनको ये चीज़ें पहले करनी थी, ना कि इस स्टेज पे कि जबकि इलेक्शन जो है शेड्यूल भी आ गया, कागजात नामजदगी भी हो गई है, दूसरी चीज़ें भी हो रही हैं और ये एक प्रोसेस जो है तकमील के मराहल की तरफ जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा, उनका तो खैर किसी केस से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी गिरफ्तारी होना या जिस तरह हम देख रहे हैं उमर डार साहब का मामला, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि तजवीज़ और ना तजवीज़। लाखों वोटर्स में अगर 1-2 के खिलाफ किसी के तजवीज़ और तायद कुनिंदा के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ है कि उसे पुलिस ने या किसी इंतज़ामिया ने या किसी वजह से भी कोई चीज़ होगी, अगर वो उस हल्के का नहीं है तजवीज़ कुनिंदा या तायद कुनिंदा, तो तब भी पेपर रिजेक्ट होते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वहाँ आपके दर्जनों आपके सपोर्टर्स रहे होते हैं और सारे उस हल्के के वोटर होते, कोई भी तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा बन सकता है। इसमें ये तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है पेपर रिजेक्शन। ये तो रूटीन के मामला आते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग कागज़ जमा कराते हैं तो पता लगता है कि जी उसका शनाख्ती कार्ड नहीं है, फिर दूसरे को उसी पर कर देते हैं लिख के और उसकी कॉपी लगा के सर्टिफाइड दिखा के उन्हें ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है जिसका इतना ह्यू एंड क्राई किया जा रहा है। बेसिकली ये इस इलेक्शन जो 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से इलेक्शन कमीशन जो है वो करवा रहे हैं, तो जिसको कहा भी गया था कि अगर कोई ये समझता है कि ये नहीं हो रहे या उसमें कुछ उनको शक है तो वो अपने घरों में ये बातें करें, बाहर ना करें।
तो इस चीज को सबोटाइज करने के लिए, उसको पहले से जो है कंट्रोवर्शियल करने के लिए, और क्या कहते हैं विक्टिम कार्ड और जुल्म कार्ड, इस किस्म की जो है कि स्टेट एट्रॉसिटीज हो रही हैं, हमारे खिलाफ हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया पे या फेसबुक और सोशल मीडिया पे ये चीजें करते हैं, लेकिन अगले दिन ही उसकी यू टर्न ले लेते हैं। जैसे आपने अभी क्या कहा, आजाद नामजदगी जो है मुस्तरद हो रहे हैं, नॉमिनेशन लोग लापता हो रहे हैं। उमर डार साहब का पता ही नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वो कहते हैं सब इधर ही हैं। आपने देखा नहीं अभी कई वफाकी वजीर पेशावर हाई कोर्ट में या MNAs जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के रुख कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि वो सॉफ्ट कॉर्नर वहाँ पे रखते हैं। तो जो भी है अपना लीगल मैटर जो है वो कोर्ट्स में प्रेजेंट करें, ये पहले भी कर सकते थे, और इन चीज़ों को, ताकि ये सेटल हो जाती हैं आज के दिन तक। ठीक है सेनेटर साहब, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। अकबर एस बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जिनकी दरख्वास्त भी थी इलेक्शन कमीशन में। अकबर एस बाबर साहब, अब तो आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इलेक्शन कमीशन ने खुद ही आप वाला मामला जो निपटा दिया है, और पेशावर हाई कोर्ट से फिर जो है वो फैसला आ गया और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार, बल्ला फिर तहरीक इंसाफ के पास नहीं रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जाहिर है कि हम तो इलेक्शन कमीशन में गए थे 5 तारीख को, और मेरे साथ और भी PTI के मेंबरान थे, 13 और थे। तो जाहिर है हमने उनके सामने तमाम हकायक भी रखे और सबूत भी रखे, और फिर फैसला भी आया हमारे हक में। उसके बाद जाहिर है एक आईनी इदारा है और उसकी एक साख है। फैसला जब एक आईनी इदारा दे दे तो फिर उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपने फैसले का दिफा करे कानूनी उस पर। जाहिर है हमने भी जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा इंशाल्लाह वहाँ पे हम भी होंगे। और लेकिन मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो ये सिंबल, इलेक्शन सिंबल का मामला है, ज्यादा चर्चा इसकी है कि बल्ले का जो निशान है और इसके क्या मुज़मरात हैं और क्या इसके असरात होंगे, वो अपनी जगह पे। लेकिन इससे ज्यादा अहम मामला जो है वो ये है कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का जो इलेक्शन एक्ट है 2017 और तमाम जमातें जो हैं उनके आइन, ये तहफ़्फ़ुज़ देते हैं कि हर सियासी जमात का जो कारकुन है वो अपनी क़यादत का इंतखाब करे। ये है वो बुनियादी सवाल जिस पे हम मुतहर्रिक हुए। और मैंने कोई 1 महीना 1.5 पहले मैंने ये कहा कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है ये बड़ा अहम है, क्योंकि ये जमहूरियत की बुनियाद है। सियासी जमातें, जमहूरी सियासी जमातें, ये जमहूरियत की बुनियाद होती है। अगर आपकी बुनियादें कमज़ोर हैं तो उस पर एक बड़ी मजबूत जमहूरी इमारत बन ही नहीं सकती। वो इसलिए कि जब पार्टी के अंदर वर्कर्स को ये आईनी इख्तियार ना दिया जाए तो अपनी क़यादत का इंतखाब करे, फिर वो क़यादत कौमी सतह पे सामने आए और फिर अवाम के सामने जो उनको बेहतर समझते हैं करें इंतखाब, ताकि आपके जो मसाइल हैं, इसीलिए हमारे कौमी मसाइल हल नहीं होते क्योंकि हमारे यहाँ वही लीडरशिप है। अब जिस तरह PTI के जो वकील थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये बात कही और बरमला कही, सबके सामने कही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्राइवेट एंटिटी है। ना सिर्फ ये कहा बल्कि ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसका मुवाजना किया लाहौर जिमखाना क्लब के इलेक्शन से। तो आप सोचिए कि ये क्या जहनियत है कि ये एक एलीट क्लब है, कमरे में बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के इलेक्शन के नताइज मुरतब किए गए और अब वो एक टिकट बांटे जा रहे हैं। जो ताज़ा तरीन जो हमला हुआ है PTI पे वकीलों की सूरत में, जो इस पे कब्जा कर बैठे हैं अपने PTI के वोट बैंक को कैश कराने के लिए, जो सियासी तौर पे शायद जिनकी कोई हैसियत ही नहीं रही थी, वो भी आके दोबारा हमारे वोट बैंक को कैश कर रहे हैं अपने इक़्तिदार के लिए। तो ये तो जुल्म की इंतहा है। ये तो दुनिया की बाबर साहब, ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा। जो PTI के वोटर्स हैं उनका तो कसूर नहीं, उनसे तो वोट का हक छिन गया एक तरह से। ज्यादातर आबादी लिटरेट नहीं है, वो तो अब समझ ही नहीं पाएंगे। और दूसरा ये कि 176 पार्टीज ने कहाँ ऐसे इलेक्शंस कराए जिस तरह के आप चाह रहे हैं। आप देखिए, ये बात तो अब ये वो दलील है कि अगर एक शख्स जो है वो अगर कानून के शिकंजे में आता है, कोई उसने कोई जुर्म किया है, तो ये कहते हैं जी इसी किस्म के जो बात है, जो इल्ज़ाम है वो औरों ने भी किया, तो जब तक आप उनको कटहरे में नहीं लाते तो मुझ पे भी आप मुझे कटहरे में ना लाएं। ये बात आपकी ठीक है कि ये जब मैंने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट किया, मैंने उसमें लिख के दिया कि एक तो ये कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल फ्रॉड हुए, हमने उसके सबूत दिए, वीडियोस दिए वगैरह। फिर दूसरा हमने कहा कि इनको एक और मौका दिया जाए, कि क्योंकि वो राइटिंग ऑन द वॉल थी जब 23 नवंबर को फैसला आया कि इन्होंने ये बल्ले का निशान इनसे ले लिया जाएगा अगर इन्होंने आखिरी जो मोहलत है 20 दिन की उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया। जाहिर है वो हमारे सामने था कि वो टोटल एक फ्रॉड किया।
और तीसरा मैंने इनसे ये इस्तदा की थी कि आप दोबारा इलेक्शंस कोई इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स के साथ करिए। लेकिन जो सबसे बड़ी मेरा सवाल भाई, मैंने उसमें सबसे बड़ी बात तहरीके इंसाफ के लिए है, आप जो आवाज उठा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, वो सारी जमातों के लिए या तो हो, इंसाफ तो ये होता है ना कि सारे मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ उसमें हमने ये दरख्वास्त में लिखा कि देखिए ये जो कानून है इंट्रा पार्टी का, ये तमाम सियासी जमातों पे लागू होना चाहिए। अब काश मेरे पास कानूनी इख्तियार होता कि मैं मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बड़ी जमातों के खिलाफ इस किस्म की दरख्वास्त डाल सकता, लेकिन मेरा लोकल स्टैंडा ही नहीं है। वो हर जमात का अपना मेंबर होता है जो अपनी जमात के फंडिंग के हवाले से या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से एक कानूनी फोरम यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके शिकायत कर सकता है। तो बाबू साहब बेहतर ना होता अकबर साहब के ये इलेक्शन के बाद तक जब इतने टाइम कम रह गया था, लोगों को अपना हक तो इस्तेमाल करने देते, आपकी पार्टी का इतना नुकसान हो गया, तहरीके इंसाफ तो एक तरह से उसको वाइप आउट करने की कोशिश है, उसके बाद जो करना था कर लेते, अब किस वक्त आकर पहले 70 दिन बैठे रहे। देखिए ये फैसला तो अभी सुप्रीम कोर्ट करेगा ना, लेकिन अगर ये पार्टी को नुकसान होगा, जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जाहिरन नुकसान तो होगा, लेकिन इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? क्या वो चंद वकील जो कहते हैं कि हम जमहूरियत की अलामत है, आइन के बड़े पासदार हैं, हम डेमोक्रेसी के सिंबल्स हैं, वो एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन को अपना चेहरा देते हैं, उसको डिफेंड करते हैं और एक टोटल नाटक आवाम के सामने उनकी आंखों में खाब झोलते हैं और फिर कहते हैं हम जमहूरियत चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत कब आएगी? हमने कब उसकी इब्तिदा करनी है? अगर आज और इब्तिदा करते हैं, बिल्कुल सही है, तमाम जमातों पर लागू करें। अब ये इम्तिहान तो सुप्रीम कोर्ट का है कि जब ये मामला वहां जाएगा तो ये जाहिर है कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ, जो आप कह रहे हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है। मैं जो कह रहा हूं वो ये हूं कि अब यहाँ एक लकीर आप ड्रॉ करें, आप डेमोक्रेसी की बुनियादें मजबूत करें, आप सियासी जमातों को डेमोक्रेटाइज करें, उन पे तमाम कवानीन लागू करें ताकि हमारी जमहूरियत मानी खेज हो, ताकि लोगों के मसाइल हल हो सके, ताकि एक ऐसी बासलाहियत क़यादत सामने आ सके, वरना हम इसी तरह फंसे रहेंगे। ऐसे इलेक्शन फ्री एंड फेयर कहेंगे जो लास्ट टाइम गवर्नमेंट में थी और उससे निशान छीन लिया गया और उसके लोग गिरफ्तार हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, तो ये जो इलेक्शन होंगे क्या फ्री एंड फेयर कहे जाएंगे पाकिस्तान में? प्लीज आपकी आवाज चली गई थी, दोबारा पूछिएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अगर बल्ले का निशान नहीं होता, पाकिस्तान की एक बड़ी जमात तहरीके इंसाफ है जिसके आप बानी रुकन भी थे, तो उसके बगैर क्या आप समझते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे? उनको मान लिया जाएगा कि बिल्कुल ये लेवल प्लेइंग फील्ड थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, कि बल्ले का निशान भी नहीं था? देखिए मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि जिन लोगों ने अभी बल्ले के निशान के लिए तड़प रहे हैं, इनका तो पीटीआई से कोई ताल्लुक वैसे भी कोई नहीं है। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो आपके सामने पीटीआई के चेहरे हैं, इनका पीटीआई से क्या ताल्लुक है? ये तो दूसरी जमातों के चश्मो चिराग थे, ये कल तक तो ये दूसरी जमातों के ब्रांड नेम से, ब्रांड फेसेस से, इनका पीटीआई से क्या ताल्लुक था? तो देखिए आप चीज को कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि हम ये बुनियादी जो हक है, आईनी हक है वर्करों का और पाकिस्तान के शहरियों का, उसके लिए ये जंग लड़ रहे हैं और बिला इम्तियाज लड़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये सिर्फ पीटीआई पे कानून लागू किया जाए, लेकिन चूंकि हम पीटीआई के मेंबर हैं तो हम यहाँ पे ही ये अलम उठा सकते हैं। जब ये उठेगा और कामयाबी से उठा तो ये ऑटोमेटिकली तमाम सियासी जमातों की मजबूरी बन जाएगा। अब उसको कैसे सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे किस नजर से देखती है, जाहिर है कि वो उनका इख्तियार है। हम आईनी, कानूनी और तमाम पहलुओं के साथ, हाँ जी, वो तो जब आएगा वक्त देखेंगे। अभी तो हमने नून लीग के भी इलेक्शन देखे, वो इससे भी ज्यादा मज़ाक़ा खेज थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी को कुछ नहीं कहा, बाकी किसी जमात पर एक भी एतराज़ हम नहीं देख रहे। अच्छा महमूद मौलवी साहब, आप ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन यहाँ हमें बड़ा मुतहरिक नज़र आता है, बल्ले के निशान के हवाले से अपील में भी जा रहा है, मुसलसल के पीछे लगा है, फ़र्द जुर्म भी आयद कर रहा है, जेल जाते हैं इनके मेंबरान फ़र्द जुर्म आयद करने फवाद चौधरी पर। लेकिन माफ़ कीजिएगा, अगर इस्लामाबाद के हम देखते हैं आईजी की तब्दीली या डिप्टी कमिश्नर की, वहाँ इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं करता, अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता। तो ये इलेक्शन कमीशन कहीं बड़ा मुतहरिक नज़र आता है, कहीं बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाता है। जी महमूद मौलवी साहब। अच्छा चलें, मैं दोबारा बात करता हूँ महमूद मौलवी साहब से। सेनेटर साहब, डॉक्टर असद अशरफ साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर? देखिए, दूसरी पार्टीज की भी जैसे कहा कि इंतखाबात जो है आपके मुताबिक नून लीग जो है वो भी बड़ा मज़ाक़ा खेज था, तो आप ही पटिशनर बन के इलेक्शन कमीशन में जाके कर देते। देखें, इतनी बड़ी पार्टी है सारे पाकिस्तान में, क्या किसी कारकुन ने या अहदेदार ने इलेक्शन कमीशन में जाके ये कहा, अपनी पटिशन दायर की कि ये जो है इलेक्शन ठीक नहीं हुए? हर कोई नहीं जा सकता, एंकर पर्सन, सहाफ़ी, कोई और, सिर्फ पार्टी वर्कर जा सकते हैं। और अकबर एस बाबर साहब
की भी पिटीशन इसी वजह से सुनी गई है कि उनके जो वकला थे, जो मुख्तलिफ जगहों से आके आज पीटीआई पे सही कहा कि कब्जा किया हुआ है, और इमरान खान के एक बड़े हमदर्द वकील ने भी मीडिया पे ये बैठ के कहा कि ये वो लोग हैं, सारे काले कोट पहनने वाले प्रोफेशनल वकील नहीं होते, चंद 10% के करीब ऐसे भी होते हैं जो क्या कहते हैं क्वेस्ट की तरह होते हैं, नीम हकीम होते हैं, वो प्रोफेशनल वकील नहीं होते। और ये वही लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं, पब्लिक में टीवी पे टॉक शो में बैठ के कुछ कहते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स में भी जाते हैं या इलेक्शन कमीशन के आरओ के सामने भी जाते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्होंने अपनी प्रे में लिखा गया है, बार बार डांट पड़ती है। देखिए आज अगर ये हाईलाइट हुआ है, बल्ले का निशान किया है या कोई और बात हुई है, तो वो इस वजह से हुई ना कि इन्होंने प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत जो है अपने एक बानी कारकुन को थ्रू ड्यू प्रोसेस पार्टी से नहीं निकाला। जो इनको कहते हैं कि ये हमें पार्टी में नहीं है, वो खुद पार्टी में बाद में आए और अभी भी उनकी सही तरह से वो पार्टी मेंबरशिप नहीं हुई है, वो ग्रास रूट से नहीं आए, वो पैरेंट ऊपर से हैं। और इमरान खान और पीटीआई की उसी वक्त मुश्किलात कम होगी जब इस तरह के जो वकील हैं वो प्रोफेशनल होने चाहिए, ना कि सियासी होने चाहिए जिन्हें ये पता नहीं होता कि वो किस जगह। और आपने बार बार देखा कुछ लाइव कवरेज हो रही है और वैसे भी सहाफी कवर भी कर रहे हैं, और हर चीज आजकल बाहर आ जाती है, कुछ छोटा से भी रिमार्क्स हो वो आपके सामने है कि वो प्रे नहीं पढ़ सकते सही तरह। अच्छा चले, ये तो अब अदालती मामलात हैं। महमूद मौलवी साहब, जो इस वक्त माहौल देख रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब की मुलाकात हुई या सादिक से, आईपीपी के मामला अभी तक फाइनल नहीं है नून लीग से, लेकिन फिर भी साथ साथ हैं जेयूआई भी, तो अब तो इस मुल्क में अपोजिशन तो रही कोई नहीं, सब लग रहा है कि एक ही तरफ हैं, आपकी पार्टी भी उस तरफ जा रही है, तो फिर जमहूरियत क्या होगी जब बल्ले का निशान भी नहीं होगा, तहरीक-ए-इंसाफ भी दीवार के साथ चुन दी जाए, तो फिर तो कहानी खत्म हो गई। तो अब तो लोग ये कह रहे हैं कि वैसे अनाउंसमेंट कर दें आप कि इतनी सीटें उसकी हैं, उतनी सीटें उसकी हैं, सारे चले जाएं असेंबली में। ये तो होगा एक इलेक्टेड, जिसको कहेंगे नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, जो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, उसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा। इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी और उसी के बाद ये फैसले होंगे। और जहाँ तक आप भी कह रहे थे कि जी बल्ले का निशान भी नहीं होगा, देखिए होना तो बहुत सी चीज़ें चाहिए था, मगर अगर उसकी वजह ये है कि 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया कि नहीं होना चाहिए, तो इसके ऊपर हम जी मौलवी साहब, जी महमूद मौलवी साहब, ये बताएं कि नेशनल गवर्नमेंट जो आप कह रहे हैं, अगर नेशनल गवर्नमेंट बन जाती है, वो तो हमने देखी है 16 महीने में, अपोजिशन में राजा रियाज देखे हैं, क्या ऐसी गवर्नमेंट होगी तो उसको तो कोई क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकता, जिस तरह का मर्जी कानून बनाए कोई पूछने वाला ही नहीं। मेरे ख्याल लाइन ड्रॉप हुई है शायद। जी सेनेटर साहब, आप समझते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट जो है वो मुल्क के मसाइल हल कर सकेगी? राजा रियाज साहब जिस तरह की अपोजिशन में थे लीडर, और वो तो फिर जमहूरियत में तो है कि कोई तो हो क्रिटिसाइज करने वाला, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए अगर सही बात करने वाला पार्लियामेंट में एक भी एमएनए हो ना, और वो भी सही लीडर ऑफ द हाउस का किरदार अदा कर सकता है, ये आप ना कहें कि नहीं होती। कई पार्टियों से निशानात छीनने गई और वो इलेक्शन में गई हैं, और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, मैशत के हैं या दहशतगर्दी के हैं या लोगों की मुश्किलात के हैं, महंगाई के हैं, ये कोई भी शख्स जो है, आपने देखा कि आजकल मीडिया का दौर है, अगर एक औरत और एक मर्द, शकील नामी जो था वो इस्लामाबाद में आ गया था, तो 2/3 मेजॉरिटी जो थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की उस वक्त, और वजीर दाखिला चॉइस निसार थे, पैरालाइज कर दिया था, कई हफ्ते वो इस तरह रहा। और तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर एक तरफ तो ये कहते हैं कि बहुत पॉपुलर पार्टी है, तो निशान का तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत सी निशानात मिल जाएंगे जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो घड़ी का निशान हो या किसी और चीज का निशान हो, इनके लिए निशान कोई मसला नहीं है। बगौर उनके लीडरान के कि हमने हर सूरत में इलेक्शन लड़ना है, चाहे अंडर 19 से लड़े, ये चॉइस उनकी है कि वो किसको देते हैं, अंडर 19 को देते हैं या रिटायर्ड लोगों को देते हैं, और जो ये चॉइस उन पार्टी लीडरशिप की है, और वो अवाम फैसला करेंगे 8 फरवरी को कि कौन है। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन की ये सारी जो है उसको कंट्रोवर्शियल करने के लिए ये इसके, लेकिन सेनेटर साहब आप समझते हैं निशान से कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ला नहीं, नून लीग के पास शेर ना हो, पीपल्स पार्टी के पास तीर का निशान ना हो, आपको लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता?
बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए शाकिब निसार साहब ने 2018 में मियां नवाज शरीफ की हाथ से टिकट इशू की हुई विद सिंबल ऑफ शेर जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए थे, लेकिन आपको याद होगा कि वो सारे सेनेटर जो है वो आज़ाद कर दिए गए थे और वो उसी तरह जीते थे जो उनकी असेंबलीज में या नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन थी, उनको वोट मिले। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर लोगों को पता। यहाँ तो आम पब्लिक है जो ज्यादा लिटरेट भी नहीं है, वो 20 लोगों के नाम ही नहीं पढ़ सकेंगे। तलवार का निशान रहा, फिर इस तरह और दूसरी पार्टीज हैं उनके भी निशानात बदलते रहते हैं। तो ये इससे पार्टियां खत्म नहीं होती या इससे कोई इलेक्शन रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता। लोगों को पता है कि किसको वोट देना है, लोग समझदार हैं, जमहूरी तरीके से उन्होंने वोट डाला और आप देखेंगे कि फिर महमूद वाली साहब, जो अब तक हम माहौल देख रहे हैं, आप कह रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट होगी, फजलुर रहमान साहब तो कह रहे हैं इलेक्शन ही नहीं होने चाहिए, और वो कह रहे हैं लेवल फील्ड नहीं है, मियां जब लतीफ़ साहब भी एतराज़ कर रहे हैं, और अभी हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के आरओज़ के भी ख़त थे, अभी उनके पंजाब के मेंबर का भी ख़त था कि ना चीफ सेक्रेटरी सुन रहा है ना आईजी सुन रहा है। ऐसे इलेक्शन से कैसे इस्तेकाम आएगा? नेशनल गवर्नमेंट आ भी गई तो देखिए पाकिस्तान में इतना की स्वीपिंग इलेक्शंस तो सर सेनेटर साहब एक सेकंड, सेनेटर साहब सॉरी, महमूद मौलवी साहब से मैंने पूछा है। महमूद मौलवी साहब प्लीज जवाब दीजिएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, इलेक्शंस तो देखें होने चाहिए, उसकी वजह अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो कोई दूसरा राय जो है सिस्टम नहीं है ना। दूसरा सिस्टम क्या, या तो फिर देखें आपको लेके जाना पड़ेगा इसको 2 साल या 3 साल आगे, उसकी वजह अगर 2-4 महीना आप आगे पीछे करेंगे तो आप ये देखें इकोनॉमी पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, इंटरनेशनली बड़ा फर्क पड़ेगा। कोई ना कोई स्टेबिलिटी तो लेके आना पड़ेगा, कोई ना दूसरी कोई राय जो तरीका नहीं है ना। आपके सेनेट के इलेक्शन सामने खड़े, ठीक है ना, उनको कैसे डिफर करेंगे? तो मेरा नजरिया ये कि इलेक्शंस तो हर हाल में होने चाहिए ताकि जो है मुल्क जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाए। ठीक, लेकिन सर मैं सुन रहा था आदिल नजम साहब बहुत बड़े दानिश्वर हैं, इंटरनेशनल लेवल पर काम कर चुके हैं, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान तो सियासी तौर पर डिफ़ॉल्ट हो चुका है और जब तक हम सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे मईशत बेहतर नहीं हो सकती। जो अब हम माहौल देख रहे हैं इस वक्त, जाहिद हुसैन साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी डॉन में कॉलम लिखा कि ये तो एक इस वक्त हम ये कहें कि एक फार्स है, एक फ्रॉड सा है जो इस वक्त हो रहा है, इसको हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते। भाई देखें, अगर हम इलेक्शन कमीशन को और पूरे इदारे को नहीं मानते तो आप सही कह रहे हैं, फिर इलेक्शन कराने का फायदा क्या है? मगर अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो दूसरा जो है कौन से सिस्टम के ऊपर ये मुल्क चलेगा? ये इंटीरियम गवर्नमेंट खींचेगी, इसको कब तक खींच सकती है इंटीरियम गवर्नमेंट? देखिए फिर तो या तो इमरजेंसी लगाना पड़ेगा या मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, कोई तीसरा इलाका जो है सही तरीका तो नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, इस पर बात करते हैं। महमूद मौलवी साहब, सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब, नून लीग के रहनुमा, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर। अकबर एस बाबर साहब भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ होंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनसे भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट की क्या कोई बात हो रही है? ब्रेक के बाद अब पता चला। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब हैं, महमूद मौलवी साहब हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, ये बताइएगा कि बात हो रही है जैसे शायद पीपल्स पार्टी नून लीग में कोई सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है, ये फरमाइएगा कि ये जो अयाज सादिक साहब और खुर्शीद शाह साहब मुलाकात की एक वीडियो आई जैसे कोई खुफिया मुलाकात थी, क्या ये इसी मकसद के लिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ऐसे कोई मुलाकात खुर्शीद शाह साहब की और अयाज सादिक साहब की इस सिलसिले में नहीं थी। नॉर्मली वो कोलीग्स रहे हैं, मुलाकातें होती रहती हैं, कभी भी हमने उनसे ये रिक्वेस्ट नहीं की कि आप हमारे हक में कैंडिडेट ड्रॉ करें या हम उनके हक में कोई कैंडिडेट ड्रॉ करें। इस तरह की कोई भी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत नहीं हुई और पॉलिटिकल बातचीत तो होती रहती है। अब जो सियासतदान बैठे तो पॉलिटिकल बातचीत होती है और खुर्शीद शाह साहब एक बहुत पुराने पॉलिटिशियन है, पार्लियामेंट में रहे हैं, अयाज सादिक साहब भी रहे हैं, तो मुलाकात होना कोई इसमें जो है कोई बड़ी बात नहीं है कि हम आपस में मुलाकात करें या बैठे हैं। इस मुलाकात में तो जिस तरह फरमाने को सीट एडजस्टमेंट नहीं, लेकिन एक बात ये भी नजर आती है कि पहले ही नून लीग मुश्किल में है, IPP है, काफ लीग है, MQM है, अपने उनके मसाइल हैं पार्टी के अंदर, तो कोई इम्कान है पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट का? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम PMLN के साथ सीट एडजस्टमेंट करें। ना हम उनसे इत्तेहाद की बातचीत हुई है, ना हमारे साथ कोई इत्तेहाद की बात है, ना हम सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर वो PMLN ने पहले ही जाके जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ बलूचिस्तान में, GDA के साथ सिंध में और MQM के साथ और बाकी जमातों के साथ वो कर रही हैं, उनका एक जमहूरी हक है, वो करें जिसके साथ भी करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई ख्वाहिश ऐसे जाहिर नहीं की है कि हमारे साथ आप पंजाब में इत्तेहाद करें या सीट एडजस्टमेंट करें। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने मंशूर के मुताबिक
अपने मंशूर के साथ अपने पार्टी के जो है वो वर्करों के पास, पाकिस्तान की आवाम के पास जाएगी, उनके कैंडिडेट्स जाएंगे और हम जो है कहीं ना कहीं शायद हमारी सीट एडजस्टमेंट किसी जमात के साथ हो, लेकिन PMLN के साथ करने का अभी तक हमारा कोई इरादा नहीं है। देखिए साहब, एक वक्त आके पीपल्स पार्टी पंजाब में बड़ी पार्टी थी, लाहौर से इसने जन्म लिया था। अब क्या है कि चेयरमैन जो है उनके लिए भी अब मुश्किल हुआ है यहाँ से इलेक्शन, और सहारों की ज़रूरत है नहीं। कैंपेन तो करें, लेकिन पिछली कई दिहाइयों से हम देख रहे हैं कि वो बात नहीं है पीपल्स पार्टी की अब पंजाब में, लाहौर में। इसकी क्या वजह है? इसमें क्या है कि हम सहारे ढूंढ रहे हैं। हमने तो कभी किसी को रिक्वेस्ट नहीं किया आप हमें सहारा दें। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं, वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं। हमारे पार्टी के दोस्त, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के अहदेदार उनके लिए कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। हमने कभी बैसाखियों का सहारा नहीं ढूंढा और ना हम सहारे ढूंढ रहे हैं। लिहाजा ऐसा सच आपको कोई खबर मिली है तो टोटली गलत मिली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ना हम लाडला बनना पसंद करते हैं, ना हम सेलेक्ट होना चाहते हैं। हम लाडला बनने से और सेलेक्ट होने से बेहतर है कि हम अपोजिशन में बैठें। लिहाजा हम अपनी कैंपेन खुद कर रहे हैं और नहीं हमें किसी की जो है वो बैसाखियों की ज़रूरत है। साहब ठीक है, आपकी बात, कोई सहारे की ज़रूरत नहीं है, आपका अपना एक स्टैंड है। माफ़ कीजिएगा, हम देख रहे हैं 2018 में भी सिर्फ 5 सीटें थी कौमी असम्बली की पीपल्स पार्टी के पास, और उससे पहले भी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं है पंजाब में। तो पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्या तवक्कात हैं 2024 में? चलो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2018 से जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी और 2018 का इलेक्शन सबके सामने था, किस तरीके से इलेक्शन हुआ। RTS सिस्टम को बिठा दिया गया था। अगर आप माजी में जाएँ तो फिर आप मुझे बताएं कि PMLN ने माजी में कितने 14 या 17 सीटों के साथ आए थे। फिर इस तरीके से अगर आप जाएँ तो PTI 1 सीट के साथ आई थी। तो अगर आप माजी में जाएँ कि आपके साथ ही, तो हम मुस्तकबिल के मुतालिक सोच रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारा जो होमवर्क है वो बहुत बेहतरीन है और इंशाल्लाह हम काफ़ी सीटें जो है पंजाब से लेके जाएंगे और हम इंशाल्लाह अगली हुकूमत बनाएंगे। महमूद वली साहब, आपने जिस तरह लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, आपने फरमाया कि जी सिंध में हम काफ़ी दे रहे हैं, कागजात जमा हुए हैं और बड़ी तादाद में लोग सामने आए हैं PP के प्लेटफॉर्म से। तो सिंध में क्या सूरत हाल है? पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत है, आप समझते हैं IPP कुछ कर सकेगी? पीपल्स पार्टी भी मजबूत है, हम भी कुछ ना कुछ सीटें डेफिनेटली। हमने 41 कैंडिडेट खड़े किए हैं। MQM भी सिंध में है, GDA भी सिंध में है। देखिए, इलेक्शंस जो है रिजल्ट्स के वक्त ही बता सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अज्यूम बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर पार्टी अज्यूम करती है कि वो मेजॉरिटी लेगी, और मैं इससे कोई डिनाई नहीं करता हूं कि देखें पीपल्स पार्टी एक पुरानी पार्टी है, पिछले 15 साल से तो हुकूमत में रही है, तो उनके ऑब्वियसली उनके सीट जो है ज़्यादा ही होंगे। हमारे सीट जो हम देख रहे हैं, हम इस वक्त जो हमें अंदाज़ा है कि 8 से 10 जो है हम MPA की सीट जो है सिंध से निकाले, और 2 से 3 MNA की सीट के ऊपर हम काफ़ी स्ट्रांग है। वैसे तो हमने 41-42 कैंडिडेट खड़े किए, मगर जो हम देख रहे हैं कि हम कितनी सीटें निकालेंगे, तो उस अंदाजे से मैं ये बता रहा हूँ। बाकी पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध में काफ़ी स्ट्रांग है, कराची में भी अब निकालेगी। MQM में देखें जमात को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते, TLP को भी रूल आउट नहीं कर सकते। इस वक्त GDA काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई है। PMLN जो है वो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के साथ एक सीट के ऊपर तो एडजस्टमेंट कर रही है, वो जो लियारी बल्दिया वाली सीट के ऊपर, और उसके एडजस्टमेंट में वो जो है वो लाहौर में जो है बिलावल भुट्टो साहब की सीट के साथ एडजस्टमेंट हो रहा है, सुनने में आया, मगर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। मगर ये सुनी सुनाई बात है और इसको मेरे दोस्त जो हैं वो कंफर्म कुछ कर सकते हैं या उस पर कमेंट कर सकेंगे। महमूद वली साहब, आप जिस तरह नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और आपकी ज़ाहिर ख्वाहिश है कि मुल्क आगे बढ़े और स्टेबिलिटी हो, लेकिन ये माफ़ कीजिएगा, आज गला मेरा बहुत ख़राब हो रहा है। नेशनल गवर्नमेंट जो है ये बाद में आप देख रहे हैं या उससे पहले भी? यार IPP और नून लीग का आप चैप्टर क्लोज ही समझें, और इलेक्शन के बाद ही अब जो भी होगा सीट एडजस्टमेंट वगैरह या मिलकर चलना वो बाद में होगा, इससे पहले अब कुछ नहीं? मुझे नज़र नहीं आ रहा इससे पहले। उसकी वजह देखें, हमारे में सीट्स काफ़ी हैं पंजाब में, और देखें ये दोनों पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा वो अपने कैंडिडेट्स को बिठाना। और हमारे लिए ख़ास तौर पे हमारे पास जो लोग आए हुए हैं वो इलेक्टेबल्स हैं, जो कि MNA MPA रह चुके हैं, उनके अपने हल्के हैं। तो उनको अगर हम कहेंगे कि जी आप बैठ जाएं किसी और के हक़ में, तो वो हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा। तो और मेरे ख्याल से PMLN के लिए भी मुश्किल होगा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मैं जो नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो जो सीनियर पॉलिटिशियन और जो मैं कहूँगा कि
आसिफ जरदारी साहब जी, उन्होंने भी यही कहा। देखिए ना, उनसे वो मंजे हुए एक जो है सियासतदान है और बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, उनके लफ्ज भी देखे। उन्होंने कहा कि जी जो है एक मिल के हुकूमत बनेगी, कोई भी पार्टी जो है अकेले जो है इस मुल्क को इस बहरान से नहीं निकाल सकेगी। और मेरे ख्याल से बिल्कुल उन्होंने सही कहा। तो अगर वो भी यही कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, तो कोई मुख्तलिफ बात, हम सब एक ही बात कर रहे हैं, सिर्फ थोड़े अल्फाज का चुनाव में फ़र्क है, मैं कहूँगा जी। और सर लेकिन पीपल्स पार्टी तो समझती है कि पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। नदीम अफजल चांद, जिनका एक खास तौर पे पंजाब से ताल्लुक है, वो ये कहते हैं कि जी सारे लोग नून लीग के लगाए गए हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी उनकी लगाई गई है। हत्ता के मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब, उनका लेटर है जिसमें बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखिए सिंध के अंदर जितने लोग लगाए गए वो पीपल्स पार्टी के लगाए गए। मैं एमक्यूएम यही रोना रो रही है, उसकी वजह कि 15 साल से अगर हुकूमत रहेगी इनकी, तो ऑब्वियसली लोग जो लगाए तो इन्हीं के दौर के होंगे ना। और अगर आप पंजाब में भी देखें, देखिए पंजाब में जो है PMLN ने मेरे ख्याल से 10 से 15 साल हुकूमत की है वक्तन पर वक्तन, तो अब उनके लोग तो होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता ना। देखिए कोई भी पार्टी 10-12 साल हुकूमत करती है तो उनके भर्ती किए हुए लोग नीचे से ऊपर आ चुके होते हैं और काफ़ी भर्तियां होती उनके दौर में हो चुकी होती है, तो वो ओबलाइज एक दूसरे को, तो मेरे ख्याल से बदकिस्मती से हमारा कल्चर है, ये तो होता है। क्यों KPK में देखें तो जो है PTI के लोग ज़्यादा हैं, उसकी वजह ये है कि उन्होंने वहाँ पे 10 साल अगर हुकूमत की है तो उनके लगाए हुए लोग, ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है मेरे ख्याल से, तो ये मेरा अपना नजरिया है। अच्छा कुन्नी साहब, जिस तरह महमूद वली साहब फरमा रहे हैं एक नेशनल गवर्नमेंट का, तो ऐसे लगता है कि वो 16 महीने जो हमने देखा है वही सूरत हाल रहेगी। तो क्या पीपल्स पार्टी क्या सोच रखती है, वो इसके साथ चलेगी उसी तरह की गवर्नमेंट के साथ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दो टोक मौकफ है कि इलेक्शन इन टाइम हो। हम एक घंटे भी इलेक्शन मुलतवी नहीं करना चाहते और न मुलतवी देखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों। पाकिस्तान की आवाम जो है वो पार्टियों को या जो पार्लियामेंट बन रहे हैं उनको मैंडेट दें। पाकिस्तान की आवाम का जो है जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। अगर इस मुल्क में दोबारा सेलेक्टर को लाया गया या किसी को सेलेक्ट किया गया या कोई लाडलेपन का मुजाहरा किया, तो पाकिस्तान की आवाम समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है उस इलेक्शन को नहीं मानेगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके बाद जिस जमात को भी मैंडेट मिलता है, अगर हमें आवाम मैंडेट देती है या PMLN को देती है या PTI को, जिसको भी देती है, उसका क्या हुक्मरानी करे। अगर हमें नहीं देती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं और हमें अगर मैंडेट खुदा नहीं मिलता है, फिर भी हम अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार होंगे और फिर हम आगे जाने के लिए, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन हम इस तरीके से नहीं मानेंगे किसी मैंडेट को भी कि जिसको सेलेक्ट करके लाया जाए या किसी को जो है वो लाडलेपन के जरिए लाया जाए। कल की अच्छा महमूद वली साहब, आपने जिस तरह कहा कि ब्यूरोक्रेसी वही लगाते हैं जिनकी गवर्नमेंट होती है, लेकिन अब यह है कि तहरीक इंसाफ की भी रही गवर्नमेंट 3.5 साल पंजाब में, तो उसके बाद उन्होंने चेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन कहता है सुप्रीम कोर्ट में जाके जी हमने सारों को चेंज कर दिया, इसका मतलब है वही लोग लगे हुए हैं। दूसरा जो खत है इलेक्शन कमीशन मेंबर का पंजाब का, उसका क्या करें? देखिए इलेक्शन कमीशन का खत देखें, एक चीज़ है, उनका खत अपनी जगह से ही आज भी देखें, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात हो रही थी। देखिए एग्जैक्टली देखे ना, सबको तो आप खुश नहीं कर सकेंगे। देखे ना, जब भी कोई डिसीजंस लेंगे, कोई एक पार्टी जो है अग्रीव पार्टी होगी, और मेरे ख्याल से हम सबको, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने चाहिए और टाइम पे होने चाहिए। देखिए जो आवाम जिसको वोट देगी वो हुकूमत में आके बैठे, ठीक, चाहे मैंडेट पीपल्स पार्टी ले जाए, चाहे PMLN ले जाए, चाहे PTI ले जाए, चाहे IPP ले जाए, चाहे जमात ले जाए, चाहे JUIF ले जाए, कोई भी पार्टी ले जाए। देखिए हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लोगों का जो वर्डिक्ट है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महमूद वली साहब और फैसल करीम कुंडी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर सामने आई, वॉइस ऑफ अमेरिका जो अमेरिका का नशरियाती इदारा है, उसकी उर्दू सर्विस है कि IMF के साथ जो तहरीक इंसाफ ने कहा था, हिमायत का ऐलान किया था उनके प्रोग्राम का, जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया उसके बाद स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ, वो हिमायत वापस लेने का इंदिया दिया है तहरीक इंसाफ ने। और उसमें ये भी जिक्र था जी मुलाकात हुई है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की और उसमें ज़राए से उन्होंने ये खबर दी। अब जो चेयरमैन, बल्कि अब फिर नहीं रहे अली गौहर साहब, वो ये कहते हैं कि नहीं कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई, बाकी यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो तो IMF भी देख रहा है कि होने चाहिए, ये उनकी तरफ से आया।
इसी तरह मुज़म्मिल असलम साहब जो हैं वो भी तर्जुमान रहे वजारत ख़जाना के, उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल बैरिस्टर अली गौहर ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम हमारे मशीयत अली फरीद ख्वाजा साहब से बात करेंगे। क्या ये मुमकिन है कि IMF एक ऐसी जमात की यकीन दहानी पर चल रहा हो कि जो हुकूमत में क्या अपोजिशन में भी अब नहीं है। अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे मशीयत हमारे साथ हैं। अली फरीद ख्वाजा साहब, ये कहाँ तक ये मुमकिन है कि IMF ने यकीनन मुलाकात की, इसमें कोई शक नहीं है, सबके सामने था, उस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब थे, उनसे मुलाकात हुई। अब इनकी यकीन दहानी या इनका इंदिया कि जी हम तो नहीं उसकी हिमायत कर रहे क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, क्या ये इफेक्ट कर सकता है IMF प्रोग्राम को? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आई होप और आई प्रे कि ऐसा नहीं है और ऐसी कोई बयान नहीं दिया कि IMF के प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि ऐसा करना तो इकोनॉमिक टेररिज्म होगा। और आई होप कि मतलब PTI पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है और वो ऐसी हरकत नहीं करेगी। दूसरा आपको जो सवाल रहा कि क्या IMF से सवाल पूछता है अपोजिशन पार्टी से और डिफरेंट पार्टी से, तो बिल्कुल वो हमें पता है कि वो उनका एक प्रोसेस है कि वो मीटिंग करते हैं और जब एक केयर टेकर गवर्नमेंट होती है तो वो लेटर ऑफ कंफर्ट चाहते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से, ताकि जब भी अगली हुकूमत आए ये ना हो कि जो रिफॉर्म्स पे कमिटमेंट दी हुई है वो नई हुकूमत आकर उस रिफॉर्म्स पे जो कमिटमेंट है उसको ब्रेक करे। तो ऐसी मीटिंग्स करना तो इट्स अ पार्ट ऑफ देयर प्रोग्राम। मगर आई होप कि PTI ने ऐसी कोई बात नहीं की जो अखबारों में आई है। अली फरीद साहब, माजी में कम ऐसा देखा है कि अपोजिशन लीडर के साथ मुलाकात हो, शायद हमारे हालात ऐसे हो गए हुए थे कि IMF के वक्त मुलाकात की। जी सर जी, डिफरेंट ममालिक में ऐसी मुलाकातें वो करते हैं उस वक्त जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो कि प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम हो जिसके दरमियान में 2 हुकूमतें आए, केयर टेकर आ जाए, तो उस वक्त उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनसे कंसेंसस ले। ये बड़ी कॉमन बात है। आप इंडिया अगर आप देखें तो 90s में इंडिया का बहुत बुरा इकोनॉमिक सिचुएशन थी, यहाँ तक कि उनको अपना गोल्ड रिजर्व जो थे वो भी गिरवी रखवाने पड़ गए थे। उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस जितने मर्जी हों, हमने इकोनॉमी के ऊपर कंसेंसस रखना है, इसमें कोई वो लड़ाई नहीं करनी, और उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बढ़ी। तो ये बड़ा कॉमन है। IMF अगर पॉलिटिकल चेंज हो रही होती है तो IMF का प्रोसेस है कि वो लेटर ऑफ कंफर्ट जिसे कहते हैं वो बाकी पार्टी से लेते हैं, मुशावरे से करते हैं। मगर आई होप कि पाकिस्तान में भी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इकोनॉमी में कम से कम सैबोटाज करने की कोशिश नहीं करेंगी। लेकिन अली फरीद साहब, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर बुनियादी शर्त है तो वो तो IMF भी देख रहा होगा कि नहीं हो रहे। अगर तहरीक इंसाफ को नजर आ रहा है या सबको पता चल रहा है कि उनको किसी तरह भी आने ही नहीं देना इलेक्शन प्रोसेस में, तो फिर उससे तो फर्क नहीं पड़ता। अभी हम बात कर रहे थे, आप शायद नहीं सुन सके होंगे कि तमाम जो जमातें सब कह रही हैं, उनका शायद ख्याल है इस तरह का कि इलेक्शन में के बाद एक नेशनल गवर्नमेंट बने तो उसमें सारी जमातें होंगी। तो IMF को इस चीज़ को नहीं देख रहा होगा कि यहाँ कौन सा आ जाना है तहरीक इंसाफ ने। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि IMF ये नहीं होगा कि सिर्फ एक पार्टी से जाके कंसल्टेशन करेगी। हो सकता है कि एक पार्टी वो बात मीडिया में ला रही है, मगर IMF, क्योंकि जिस तरह आपने बोला कि अगर एक नेशनल गवर्नमेंट बनती है या फिर और भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो IMF ने ज़रूर उन लोगों से भी चेन ऑफ कम्युनिकेशन और लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखी होगी, और ज़रूर उनसे भी वो ये एश्योरेंस मांग रहे होंगे कि अगर आप अगले IMF प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो आपको, अगर आप पावर में आते हैं तो आपको रिफॉर्म्स पे कमिटमेंट करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ IMF ही नहीं कह रहा, ये एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए भी अच्छा है कि हम इकोनॉमी के ऊपर सारी पार्टीज का एक कंसेंसस हो, ताकि ये ना हो कि जो एक रास्ता बना है, खासतौर पे पिछले 4-5 महीनों में जो एक रास्ता बना है, उसको फिर से हम जेपरडाइज कर दें। अच्छा, मुज़म्मिल असलम साहब हमारे मईशत भी हैं, तर्जुमान भी रहे वजारत ख़जाना के, उन्होंने ये बात की है कि जी ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि अगर कोई जेल में है। उन्होंने ये ज़रूर कहा, जो वॉइस ऑफ अमेरिका में भी है, कि मिलने की कोशिश की IMF वक्त ने जेल में इमरान खान साहब से जाकर, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम कमिटमेंट से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आई उसने मार्च में, अगर इलेक्शन हो जाते हैं उससे पहले, IMF का प्रोग्राम लेना ही लेना है, कुछ भी आप कर लें जो इस वक्त हालात हैं। तो ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई जमात जाकर IMF से कह दे और IMF मान जाए कि जी आप बैकआउट कर रहे हैं, लिहाजा हम प्रोग्राम ही खत्म करें। जी, तो ये बहुत, जैसा मैंने स्टार्ट ये बोला था कि आई होप कि आई होप कि PTI भी ऐसी हरकत नहीं करेगी, और कोई भी पाकिस्तान की हुकूमत हो, जो भी पार्टी अगली हुकूमत बनाएगी, वो नेशनल गवर्नमेंट हो या कोई एक पार्टी से बने, वो IMF के साथ जो हमने कमिटमेंट्स की है, जो हमारी इस करंट गवर्नमेंट ने और पिछली गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट्स की थी, उस पे कायम रहे और रिफॉर्म के एजेंडे को खराब ना करे।
नहीं लेकिन सर अगर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जरूर होती है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सबके साथ होती है। वैसे तो आम आदमी के लिए समझना मुश्किल होता है इकोनॉमिक टर्म्स, लेकिन आप बड़े अच्छे तरीके से सर, बड़े आसानी से समझ आ रही है आपकी सारी बात। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि IMF को अगर कोई बड़ी जमात कहती है जी हमने बिल्कुल सपोर्ट की थी लेकिन हम बैकआउट कर रहे हैं उससे, तो ये क्या डिलेल हो सकता है ऐसा कोई IMF का प्रोग्राम, क्या ये मुमकिन है? जी ये मुमकिन है, ये मुमकिन बिल्कुल है, ये मुमकिन है। और अगर आपने देखा हो कि इन द पास्ट माजी में भी जब हम IMF के साथ कॉन्वर्सेशन करते थे तो अखबारों में भी आता था कि प्रोग्राम में जो डिस्कशंस है वो डिले हो रही हैं। उनका डिले का एक वर्जन ये, एक वजह ये भी होती थी कि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं मिल रहा होता था। तो बिल्कुल ये रिस्क है, मगर इस वक्त ये रिस्क मुझे लगता है इसलिए कम है क्योंकि PTI के चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू पावर आर लेस। तो अगर IMF को लगता है कि ये पार्टी तो अपोजिशन में ही रहेगी और इस पार्टी का अगली हुकूमत में आने का ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो फिर उनकी ओपिनियन को वेट भी कम दिया जाएगा। मगर लेट से अगर कोई और पार्टी या सारी पाकिस्तान की लेट से पॉलिटिकल पार्टीज ये बोले कि हम IMF प्रोग्राम पे नहीं जाना चाहेंगे, तो डेफिनेटली आपको अगला प्रोग्राम नहीं मिलेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ IMF प्रोसेस दैट दे वांट पॉलिटिकल एश्योरेंस। लेकिन चूंकि सर अगेन चूंकि एक तरह से तहरीक इंसाफ इसमें एक पार्टी बन रही है, जो वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर के मुताबिक हमारा काम है दोनों का वर्जन सामने रखना। वॉइस ऑफ अमेरिका ने जराए से खबर दी है, ब्रिस्टल लीवर कह रहे हैं कोई इस तरह की मुलाकात नहीं हुई, IMF चीज़ों को खुद देख रहा होगा कि यहाँ फ्री इलेक्शन नहीं हो रहे और स्टेबिलिटी उससे नहीं आ सकती, उसके कंसर्न अपनी जगह होंगे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। मुजम्मिल असलम साहब कह रहे हैं कि IMF का जो मामला होता है वो हुकूमत के साथ वो डील करते हैं। अगर हुकूमत को बैकआउट करे या उनकी शराइत पर अमल ना हो रहा हो या उनको नजर आ रहा हो कि जो कमिटमेंट्स थी वहाँ कहीं कमी हुई है, फिर प्रोग्राम डीरेल होता है। जी वो जब होता है जब हुकूमत जो है वो पूरे के पूरे टेन्योर में जा रही है, क्योंकि हुकूमत चेंज हो रही है, तो इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टी से लेटर ऑफ कंफर्ट जो है वो लेते हैं। क्योंकि जाहिर बात है IMF भी एक लेंडर है। अगर लेट से मैं आपको कर्जा दे रहा हूँ और कल आप मुझे कह रहे हैं कि आप मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और आपके भाई आपकी जगह ले लेंगे, तो मैं आपके भाई से जाके पूछूंगा तो सही कि कल आप आने वाले हैं, मैं आपको कर्जा दे रहा हूँ, आप मेरा कर्जा वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरी शराइत को पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे थे और ये इस वक्त एक केयर टेकर हुकूमत थी, इसलिए IMF के लिए ये चेक डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, जिस समय बोल रहा हूँ कि वो लेटर ऑफ कंफर्ट सबसे लेते हैं। अच्छा अली फरीद साहब, आपने कहा कि ये बहुत बड़ा एक मसला खड़ा हो जाएगा अगर IMF का प्रोग्राम नहीं रहता, क्यों सर ऐसा है, इसको ज़रा हमें समझाइएगा। और ये कि अभी तो हम लेटेस्ट फिगर्स ये कह रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट्स हमारी बड़े अरसे बाद कुछ बेहतर हुई हैं, इंपोर्ट्स मुसलसल कम हो रही हैं, वी आर आउट ऑफ द वुड्स, हम अब यानी स्टेबिलिटी आ रही है, अगरचे महंगाई कहीं कंट्रोल नहीं हो रही। आज मैं पढ़ रहा था PSO का खसारा 800 अरब रुपए से ऊपर चला गया है, ना दहिंदगा कितने हैं उसके, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं या जिस तरह इदारे हैं, और इसी तरह हम PI को भी देख रहे हैं, ये चीज़ें अपनी जगह हैं। पेट्रोल की खपत में पढ़ रहा था कम हो रही है, बट अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स कम हो रही हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, फिर भी हम अभी बहुत ज़्यादा खतरात में हैं IMF के बगैर, फिर वही बात डिफ़ॉल्ट का खतरा। जी बिल्कुल 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 खतरा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारी बातें दुरुस्त है आपकी कि हमारी चीज़ें बेहतर हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, और ये सारी चीज़ें इसलिए आ रही है क्योंकि IMF ने आपको एक टेम्पररी प्रोग्राम दे दिया था। अगर आपको याद हो, उस प्रोग्राम से पहले तो हमारा डिफ़ॉल्ट का ही खतरा था। IMF ने आपको एक टेम्पररी प्रोग्राम दिया और कहा कि आप रिफॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट करें। हमने जो अच्छी चीज़ ये की कि हमने रिफॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब ये चीज़ को कायम रखना है। पाकिस्तान को अगले 3 साल तक ऑलमोस्ट हर साल $30 बिलियन का जो कर्जा, हमें $30 बिलियन की ज़रूरत है। उस $30 बिलियन को फिल करने के लिए हमें IMF की भी ज़रूरत है, वर्ल्ड बैंक की भी ज़रूरत है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी ज़रूरत है, उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, जिस पे SIFC काम कर रहा है और जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना से, मिडल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आएगी। अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई नहीं है, मगर इट्स इन द प्रोसेस। तो इस चीज़ को कायम कर रखने के लिए आपको IMF प्रोग्राम में जाना ज़रूरी है, क्योंकि IMF से ना सिर्फ आपको पैसे मिलते हैं, मगर IMF आपको एक क्रेडिबिलिटी देता है जिसकी बेसिस पे बाकी मुमालिक भी आपको पैसे देते हैं। जिससे अगर आपको याद हो कि जब IMF के पैसे नहीं मिले थे तो सऊदी से भी पैसे नहीं आ रहे थे और चाइना से भी पैसे नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो मुमालिक भी आपको ये कह रहे थे कि पहले आप IMF के प्रोग्राम में जाओ, हमें शो करो कि आप रिफॉर्म्स कर रहे हो क्रेडिबली, और फिर हम आपको
हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए हमें IMF के प्रोग्राम में रहना ज़रूरी है। सर लास्ट क्वेश्चन अली साहब कि एक सोच ये है कि जी मईशत में स्टेबिलिटी है तो लिहाजा इलेक्शन छोड़ दें, पहले मईशत को देखें। दूसरी तरफ मैं सुन रहा था आदिल नजम साहब, डॉक्टर आदिल नजम बहुत बड़े आदमी हैं, दानिश्वर हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम करते रहे, बड़े बड़े इदारों में पढ़ाया। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो पॉलिटिकल डिफॉल्ट कर चुका है, ये सोच छोड़ दें कि अगर आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो मईशत बेहतर हो जाएगी, आपको पॉलिटिकली अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, फिर फॉलो करेगी मईशत। आप क्या इस बारे में क्या नजरिया है? जी डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन, सबका ओपिनियन हो सकती है और उनको आज़ादी है डिफरेंट ओपिनियन होने के लिए। जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, जैसा मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरे बिजनेस है, मेरे लिए आई एम्प्लॉय पीपल, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहे और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करे और हमारी इकॉनमी चलती रहे, क्योंकि इसी से हम लोगों का रोज़गार है, लोगों को जॉब्स मिलती है, लोग अर्न करते हैं। तो केओस, वो पॉलिटिकल केओस हो या इकोनॉमिक केओस हो, वो तो ना मेरे लिए अच्छा है, ना आपके लिए अच्छा है, ना ही बाकी 240 मिलियन पाकिस्तानी के लिए अच्छा है। यानी दोनों चीज़ें साइड बाय साइड हैं आपकी नज़र में, यानी अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं होगी, दोनों को ध्यान में रखना होगा, दोनों साथ साथ चलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, माहिर मईशत, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम देखते देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। और बहुत माजरत, आज कुछ गले की खराबी की वजह से बार बार खांसी की माजरत चाहता हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखें, मौसम कुछ ऐसा है कि एहतियात ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।